मिश्रा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और गांधी जी के विचारधाराओं की श्रृंखला में जो अनेक विचारधाराएं हैं, जिसमें कि सर्वोदय की विचारधारा है, ट्रस्टीशिप है, सत्याग्रह की विचारधारा है और समाज के ऊपर विभिन्न जो प्रभाव हैं, अलग अलग किस्म की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन सबका जो गांधी जी ने अध्ययन किया और जो विचार दिए वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है, आज भी उतने ही रेलिवेंट है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान थे। तो हम लोगों को यहाँ पर चूंकि गांधी के ऊपर जो प्रश्न आते हैं कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में कि गांधी जी की सर्वोदय के विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ऊपर लिखिए, या गांधी जी की सत्याग्रह की विचारधारा के ऊपर कोई क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हमने गांधी जी की श्रृंखला में पहले तो आपके सामने दो क्लासेस में हमने ये बताया कि गांधी जी का जीवन काल और उनके आंदोलनों में उनकी भूमिका क्या थी, एक क्रोनोलॉजी के रूप में आया। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्वोदय के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने इस विचारधारा को उपयोग भी किया। सबसे बड़ी बात गांधी जी की विचारधाराओं में ये है कि चाहे वो सत्य हो या अहिंसा हो या सत्याग्रह हो या सर्वोदय हो, ये केवल सैद्धांतिक विचार नहीं थे उनके, ये विचार उन्होंने स्वयं अप्लाई किए थे प्रैक्टिकली, यानी व्यवहारिक तौर पर उसका उन्होंने अनुकरण भी किया और उसे अप्लाई भी किया, जिसका फायदा यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमें सफलता मिली। तो सर्वोदय की विचारधारा को हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। वैसे देखिए, ये जो विचारधारा है ये गांधी जी ने रस्किन जो है ये एक ब्रिटिश विद्वान है और इन्होंने ये एक फिलंथ्रोपिस्ट थे, परोपकारी व्यक्ति थे, समाजशास्त्री थे। इसके अलावा समाज के ऊपर बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी। इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर थे, तो और साथ में पेंटर भी थे, पेंटिंग भी करते थे ये। तो वो रस्किन की जो रचनाएं थी, उन रचनाओं में से ही गांधी जी को ये बात समझ में आई। और देखिए, एक संयोग ही था कि रस्किन की इस रचना के बारे में उन्हें पता चला जब वो साउथ अफ्रीका में थे। तो वहां पर एक ग्रैंड पोलक करके एक व्यक्ति थे, वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भोजन करने गए थे गांधी जी, और वहीं पर उनसे मुलाकात हुई थी। और वहीं पोलक महोदय ने गांधी जी को इस किताब के बारे में बताया जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। और ये जो किताब है मूल रूप से 1860 से लेकर 1862 के बीच पहले तो ये एसे के रूप में पब्लिश हुआ, फिर जब वो एसे का काफी विरोध भी हुआ ब्रिटेन में और यूरोप के कई देशों में, तो बाद में ये एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ 1862 में। और पहले जब ये एक मैगजीन में भी ये प्रकाशित होता था, तो उस समय जब ये प्रकाशित होता था तो कई जो आलोचक थे उन्होंने इन निबंधों की आलोचना की, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने जो विचार दिए वो विचार कॉर्नहिल मैगजीन में प्रकाशित होते थे। कॉर्नहिल मैगजीन ये एक पत्रिका थी। रस्किन जो है इस मैगजीन में अपने ये विचार प्रकाशित करते थे। तो इन सारे विचारों को एक बुक के रूप में अनटू दिस लास्ट के रूप में जो है रस्किन ने पब्लिश किया। अब ये किताब जब गांधी जी को मिली साउथ अफ्रीका में 1904 में, ये ईयर लिखा हुआ है कि ही गॉट दिस बुक इन 1904 इन साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने जब इसे पढ़ा और देखा तो उन्हें बहुत इससे प्रेरणा मिली कि जो समाज में सबसे पिछड़ा और जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जो जिसकी स्थिति सबसे खराब है, अगर उस व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाए, अगर उस व्यक्ति के उत्थान का प्रयास किया जाए, अगर उस व्यक्ति को मदद पहुंचाई जाए, तो पूरे समाज का भला होगा। यही इस किताब का थीम है। अनटू दिस लास्ट की जो विचारधारा है वो इसी पर आधारित है। तो गांधी जी ने इस विचारधारा से बहुत सी चीजें सीखी। उन्होंने ये भी तय किया कि भाई हम एक मैगजीन भी पब्लिश करेंगे। तो देखिए, उसी किताब और उसी थॉट से प्रभावित होकर उन्होंने इंडियन ओपिनियन जो उनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है वो भी पब्लिश की इन्होंने। इसके अलावा एक संस्था भी बनाई, फोनिक्स सेटलमेंट, और ये सारा काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। तो गांधी जी इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए
और बाद में इसे गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया, और उसमें जब इन्होंने अनटू दिस लास्ट के बारे में लिखा तो उसका नाम दिया सर्वोदय, एंड इट्स नेम बिकेम सर्वोदय। तो यहीं पर हमको ये समझने की जरूरत है कि सर्वोदय क्या है, कैसे उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन में उपयोग किया और आज भी ये उपयोगी है। तो देखिए, पहले तो 3 बातें इसमें ध्यान रखना है कि हमें जब सर्वोदय के बारे में जानना है तो सर्वोदय का दर्शन क्या है, यानी कि फिलॉसफी क्या है, उसका आधार क्या है। नंबर 2, उसका लक्ष्य क्या है, यानी कि उसका टारगेट क्या है, क्या करना चाहते हैं। और तीसरी बात कि सर्वोदय की उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आवश्यकता क्या थी और वर्तमान में यह कैसे उपयोगी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके दर्शन के ऊपर बात करते हैं। दर्शन क्या है? सत्य, यानी कि जब आप समाज में जो सत्य है उसे स्वीकार करना है, जो ट्रुथ है उसे स्वीकार करना है। ट्रुथ क्या है? गरीबी है, लोग जो है, जिन लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे है, और उस जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए समाज के माध्यम से उन्हें मदद पहुंचाया जाना जरूरी है। क्योंकि उस समय जब गांधी जी इन सब बातों पर विचार कर रहे थे, उस समय भारत स्वतंत्र देश नहीं था और ब्रिटिश सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो समाज को ही वो प्रेरित करना चाहते थे, जो भारतीय लोग थे उसे ही प्रेरित करके वो इस सक्षम बनाना चाहते थे कि जिनके पास ज्यादा है, जो मदद करने में सक्षम है, वो जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं उनकी मदद करें। ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। इससे कोई भी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकता कि हमारे समाज में उस समय कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, समाज में करोड़ों लोग थे, वो बेहद गरीब थे, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न था। दैट वाज द ट्रुथ। तो सत्य को स्वीकार करना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, जो भी काम करना है अहिंसा के माध्यम से करना है। परिवर्तन समाज में लाना है, लेकिन हिंसा की मदद से नहीं, अहिंसा की मदद से। यहां तक कि गांधी जी का अहिंसा, जो सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं, उससे कई गुना आगे था। अगर किसी व्यक्ति को मन और वचन से भी अगर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, कुछ बोल करके भी प्रताड़ित किया जाता है, तो उसे भी ये हिंसा की श्रेणी में रखते हैं। तो अहिंसा का दर्शन, अपरिग्रह, अगर किसी व्यक्ति के पास उनकी उपयोगिता से ज्यादा संसाधन है, उनके पास ज्यादा धन है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा संपत्ति है, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है, उसे उन्हें समाज के उपयोग में लाना है। उसे उन्होंने अपरिग्रह कहा, यानी जितनी जरूरत हो उतना ही रखिए। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मत्याग, हमेशा ही ये विचार रखना कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे दूसरों के लिए कुछ काम करना है, अपने आप को, स्वयं को समाज के लिए उपयोगी बनाना, यही इनका आत्मत्याग है ना, सेल्फ सैक्रिफाइस। तो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह और आत्मत्याग। और इसके अलावा क्या चीज थी? तो उन्होंने ये भी बोला सर्वजन हिताय। कुछ लोगों के भला होने से समाज का भला नहीं होगा। जब समाज में सभी लोग सुखी होंगे, जब समाज में सबके पास संसाधन होंगे जीवन जीने लायक, सर्वजन हिताय, ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो सर्वजन हिताय की बात करते हैं। इसके अलावा साधन शुद्धि, यानी कि साधन शुद्धि का मतलब क्या है कि जो माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अगर आप कोई परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो आप मेहनत करके पास होइए, आप नॉलेज गेन करके पास होइए, ये नहीं कि नकल करके पास हो गए या गलत तरीकों का उपयोग करके पास हो गए, भ्रष्टाचार का उपयोग करके पास हो गए। नहीं, आत्मशुद्धि होनी चाहिए, यानी साधन शुद्धि और आत्मशुद्धि दोनों चीज शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शुद्ध साधन से लक्ष्य को हासिल करेंगे तो लक्ष्य भी पवित्र होगा। तो इसीलिए वो ये कहते थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, वी नीड फ्रीडम। हम स्वतंत्रता हासिल करेंगे, ब्रिटिश सरकार को, भारत से ब्रिटिश जो राज है उसको हम हटाएंगे, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं, नॉट थ्रू द वायलेंस। हम अहिंसक तरीके से उन्हें हटाएंगे। तो उनका साधन क्या हुआ? शुद्ध हुआ। तो उनका यही सोचना था कि शुद्ध साधन से,
अगर लक्ष्य हासिल करेंगे तो ज्यादा टिकाऊ होगा, ज्यादा ड्यूरेबल होगा और ज्यादा लंबे समय तक लोग उसका उपभोग कर पाएंगे। और अगर गलत तरीके से हिंसा से कोई चीज हासिल करेंगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इस तरह से साधन शुद्धि के का उन्होंने उपयोग किया। और देखिए क्या कहते हैं, कर्तव्यों को अधिक महत्व देते हैं वो। ही गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द ड्यूटीज। देखिए हर एक व्यक्ति या हर एक जो सेवक हैं, जो हमारे समाज में काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ अधिकार भी है और कुछ कर्तव्य भी है। तो वो कहते हैं कि कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट्स तो आपको कर्तव्य से मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पहले कर्तव्य, उसके बाद अधिकार। वर्ग संघर्ष, क्योंकि ये जो दौर था ये वर्ग संघर्ष का भी दौर था, बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहे थे पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच। मार्क्स की विचारधारा का भी गहरा प्रभाव था। तो वो कहते थे कि भाई वर्ग संघर्ष से क्या मिलेगा? हिंसा, खून खराबा, तनाव, झगड़े, लड़ाइयां, युद्ध। तो वर्ग संघर्ष के माध्यम से आप सर्वोदय नहीं कर सकते। कुछ लोगों का भला अगर हो भी गया तो वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा। इसीलिए ही डज नॉट एक्सेप्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। वो कहते हैं कि सर्वोदय की अवधारणा को अपनाइए। वो कहते हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सर्वजन हिताय, आत्म त्याग, कर्तव्यों का महत्व, साधन शुद्धि को अपनाइए। वर्ग संघर्ष स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और जब वर्ग संघर्ष खत्म होगा, जब सर्वोदय की विचारधारा से लोग काम करेंगे, तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का भला होगा, हर एक व्यक्ति का उत्थान होगा। और यही इसका लक्ष्य भी है। यानी ये जो दर्शन है ऑटोमेटिकली इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने लिया है। वो कहते हैं वो कहते हैं कि हमारा, देखिए उस समय जब इन्होंने सर्वोदय की विचारधारा दी और अनटू दिस लास्ट जो विचारधारा है, उससे जो उन्होंने चीजों को सीखी, उसका उपयोग उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किया। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि में जाइए कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय, यानी कि जब गांधी जी भारत आए 1915 में, 1915 से लेकर उनके जीवन काल मतलब 30 जनवरी 1948 तक जो भारत की परिस्थिति थी वो कैसी थी? सांप्रदायिक तनाव की स्थिति थी, कम्युनल टेंशन थे, गरीबी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। शुरुआती तौर पर किसानों से बहुत बड़े पैमाने पर लगान वसूला जाता था, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था, जो मिल मजदूर थे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनकी कोई मजदूरी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए ही गांधी जी अपने इस सर्वोदय की विचारधारा को देते हैं। कहते हैं कि सामाजिक उत्थान के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट द फोर्स, यूज ऑफ द फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? सर्वोदय के विचार की आवश्यकता है। यह सोचना कि सबका भला हो और सबकी भलाई में जो सबसे पिछड़ा है उसका सबसे पहला भला हो, ये सोच ही अपने आप में ये साबित करता है कि बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं विकेंद्रीकरण करिए, जो समाज में सबसे पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी जरा काम करने का मौका दीजिए। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू वर्क, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की वकालत करते हैं। और क्या कहते हैं? भाई देखिए हर एक व्यक्ति को उसकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति जरूर होनी चाहिए। मिनिमम नीड तो उसको मिलना ही चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान तो उसे मिलना ही चाहिए। तो अगर लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी न्यूनतम आवश्यकता मिल जाएगी तो अपराध कम हो जाएंगे, क्राइम्स कम हो जाएंगे, लोगों का समाज में विश्वास और भरोसा बढ़ जाएगा। और ये सब हमको हासिल करना है आत्म संयम, है ना, सेल्फ कंट्रोल, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वदेशी और सर्वधर्म समभाव के माध्यम से। वो इस सर्वोदय के माध्यम से
कई जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीतिक समस्या ये थी कि जो समाज के कुछ वर्ग के लोग थे सारी सत्ता अपने पास रखना चाहते थे। इसका उपाय सर्वोदय में था, विकेंद्रीकरण। समाज में कुछ धर्म को लेकर के आपस में टकराव था, तो उस टकराव को दूर करने के लिए उपाय था सर्वधर्म समभाव। विदेशी शासन के खिलाफ, विदेशी शासन को हमको परास्त करना था, कमजोर करना था आर्थिक आधार पर। इसका उपाय था स्वदेशी। लोग अधिक से अधिक परिश्रम करें और परिश्रम करके जो है अपनी जो मजदूरी है, अपना जो श्रम का इस्तेमाल करके जीवन यापन करें, इसके लिए जरूरी था शारीरिक श्रम। अपरिग्रह इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन थे और वो लोग समाज के लिए उस संसाधन का उपयोग नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अपरिग्रह अपनाओ, सर्वोदय तभी संभव होगा। और आत्म संयम, सत्य और अहिंसा तो महत्वपूर्ण है ही। तो इस तरीके से देखिए कि गांधी जी ने सामाजिक उत्थान के लिए सर्वोदय के इन बिंदुओं की मदद ली। और क्या कहा उन्होंने कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होगी जो स्वावलंबी होगी, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था हम नहीं बनाएंगे जिसमें हम निर्भर होते जाएं। स्वावलंबी, छोटे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, ग्रामों में छोटे उद्योग, गांव में छोटे उद्योग, लोग अपने स्तर पर, अपने ग्रामीण स्तर पर खुद स्वयं ही उत्पादन करेंगे और इस स्वावलंबन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे। और क्या कहते हैं, ट्रस्टीशिप। अब देखिए, ट्रस्टीशिप पर तो हम अलग से बात करेंगे आपसे। ट्रस्टीशिप का माध्यम ये था कि जिनके पास ज्यादा संसाधन है, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, इसका मतलब नहीं कि वो बहुत सारा लाभ कमाते हैं, बहुत पैसा उनके पास है तो सारा संसाधन उन्हीं का हो। अगर ईश्वर ने उन्हें ज्यादा बुद्धि दी, ज्यादा धन दिया, ज्यादा उनके पास संपत्ति है, तो वो ये मान के चले कि वो समाज के ट्रस्टी हैं और जो चीज उनको जरूरत से ज्यादा है उसका समाज की भलाई के लिए उपयोग करें। ट्रस्टीशिप हो गया, इसे अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। समाज जो है वो सभ्य और सुसंस्कृत होना चाहिए, धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने की बात, और आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने कहा प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट मास प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट था। ये जो बात था वो कहते थे कि आप बड़े उद्योग लगा लीजिए, बहुत बड़े उद्योग, 500 लोगों का काम एक मशीन कर देगा, फायदा क्या होगा, 500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अरे भाई, आप ऐसा कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट करने का मौका दीजिए ना। प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी बहुत सारे लोग प्रोडक्शन में भागीदारी करें, और इस तरीके से नॉट मास प्रोडक्शन। हमें कोई बड़े उद्योग की जरूरत नहीं है, हमें छोटे छोटे उद्योगों की जरूरत है। इसीलिए वो कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करते। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा। जब ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को काम करने का मौका मिलेगा, उसकी कुछ आय होगी, उसके जीवन स्तर में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सर्वोदय, सबका उदय, कुछ ही लोगों का उदय नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये एक बदलाव लाने की बात उस दौरान गांधी जी ने सर्वोदय के माध्यम से की। तो यहां आपने दो बड़ी चीजों को देखा कि गांधी जी ने अपने दर्शन में क्या बात, सर्वोदय के दर्शन में क्या कहा, और दूसरा उन्होंने अपने लक्ष्य के अंतर्गत क्या रखा। अब देखिए, इसमें गांधी जी कहते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सभी का काम, सोच क्या होनी चाहिए सर्वोदय के पीछे। तो सर्वोदय के पीछे सोच यह है
कि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं। कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी है, कोई जो है मेहतर का काम करने वाला व्यक्ति भी है, कोई वकालत का काम करने वाला व्यक्ति भी है, कोई नाई का काम करने वाला व्यक्ति भी है। समाज में काम के आधार पर लोग जो है उच्चता और निम्नता को बांट देते थे। जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, साफ सफाई का काम कर रहा है, वो निम्न व्यक्ति, और जो वकालत कर रहा है वो ऊंचा व्यक्ति, बड़ा आदमी। वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, नहीं भाई, काम सब बराबर महत्वपूर्ण है। ऑल द वर्क्स आर ऑफ सिमिलर इंपॉर्टेंस। इसीलिए किसी को ज्यादा महत्व देना और किसी को कम महत्व देना समाज में भेदभाव उत्पन्न करता है। सर्वोदय का आधार यह है कि सभी का काम समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये सोच विकसित करो। और क्या कहते हैं वो कि शारीरिक श्रम करना सबके लिए जरूरी है। सबको जो है मेहनत करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास बहुत संसाधन है तो हम बैठ करके ही बस खाते रहेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। शारीरिक श्रम करो, हर एक व्यक्ति को करना जरूरी है। जो उद्योगपति है वो भी करेंगे, जो श्रमिक है वो भी करेंगे, सबको करना जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि शारीरिक श्रम को वो महत्व देते थे, सभी के काम को बराबर महत्व देते थे और सबके हित में अपना हित ढूंढते थे। मतलब स्वयं का हित बाद में, सबका हित पहले। यह सर्वोदय का मूल आधार है। यानी कि जब सबका हित होगा, सबका भला होगा, तो हमारा भी भला होगा। ये जो सोच है ये सर्वोदय के आधार में आता है। तो सर्वोदय का आधार, सर्वोदय का दर्शन, सर्वोदय का लक्ष्य और सर्वोदय का जो सामाजिक आदर्श है वो ये है। सामाजिक आदर्श, सोशल जो आइडियल्स है वो ये है। सबका उदय यानी सबका उदय यानी सभी जो है आगे बढ़ेंगे, सभी जो है आगे बढ़ेंगे, सभी का जीवन यापन जो है बेहतर होगा, सबका विकास और सबका उत्कर्ष। और ये बात निहित है सर्वभूत हिते रताः में। यानी कि गीता का ये जो पंक्ति है कि सबके भलाई में ही हमारी भलाई है, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि गांधी जी के सर्वोदय के विचारधारा में ये सामाजिक आदर्श निहित है। गीता के जो विचार सर्वभूत हिते रताः यानी सबकी भलाई में यानी सबके हित में हमारा भी हित है, ये बात इनके इस सर्वोदय की विचारधारा में निहित है। और इसी को सरल भाषा में सबका उदय, ऑल शुड बी डेवलप, सबका विकास, सबका डेवलपमेंट हो और सबका उत्कर्ष, यानी कि सबका विकास, सबका उत्कर्ष, सबका उदय, सबका जीवन बेहतर, सभी लोग परिश्रम करें, सबको काम करने का अवसर मिले, सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। यह सर्वोदय का जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है वो यही है। अब देखिए कि इसको जो हमारे जो दूसरे विद्वान थे, जो उनके समकालीन थे या उनके जो उनसे संबंधित व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में, वो उसे किस रूप में देते हैं। तो कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि ये जो सर्वोदय की अवधारणा है ये पैनेसिया है, यानी रामबाण औषधि है। जहां पर कोई औषधि काम नहीं आती है वहां रामबाण औषधि काम आती है। ये एक हिंदी विचार मतलब माइथोलॉजी के मुताबिक रामबाण औषधि एक माना जाता है कि जहां पर कुछ काम नहीं आएगा वहां पर राम की विचारधारा, राम की सोच, एक आदर्श सोच काम आएगी। तो इट्स ए पैनेसिया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हर तरह के, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या राजनीतिक समस्या हो, अगर सर्वोदय की विचारधारा को समाज में थोड़ा भी अपना लिया गया तो ये कई समस्याओं को हल ढूंढ लेगा। इस पर हम बात करेंगे, अभी आपको और डिटेल में बताएंगे थोड़ा कैसे ये हल करेगा। विनोबा भावे ने इसका उपयोग किया। विनोबा भावे जी गांधीवादी विचारधारा का समर्थक थे, उन्होंने उसका उपयोग किया और इसका उपयोग करके उन्होंने कई सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल किया। उनके भूदान के बारे में तो आप जानते हैं, भूदान आंदोलन चलाया 50 के दशक में, 1950 के आसपास। ग्राम दान आंदोलन चलाया, यानी कि जमींदारों को
अमीर लोगों को वो प्रेरित करते थे कि भाई आपका जो आपके पास इतना संसाधन है जिसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे और आपको उससे खुशी भी नहीं मिल रही है, उसे आप उन लोगों को दीजिए जो उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, उससे संसाधन उपजा सकते हैं, आपको भी खुशी मिलेगी और समाज का भला होगा। तो ये जो भूदान आंदोलन है, ग्रामदान आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं गांधी जी की सर्वोदय की विचारधारा से प्रभावित है। जयप्रकाश नारायण यहां तक कहते हैं कि ये जो हमारी सर्वोदय की विचारधारा जो गांधी जी ने दी है वो तो वास्तव में एक मीडियम है फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की। ये हमारी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आधार बनेगा। ये आदर्शवादी एक ऐसी सोच है जो अगर सर्वोदय की विचारधारा को व्यवहारिक तौर पे अपना लिया हमने तो समाज में भाईचारा बढ़ेगा, मेलजोल बढ़ेगा और समानता भी बढ़ेगा, क्योंकि जिनके पास ज्यादा है, जिनके पास कम है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, वो आपस में ट्रांसफर होंगे, इससे इक्वालिटी बढ़ेगी तो समानता बढ़ेगा, फ्रैटर्निटी बढ़ेगी और फ्रीडम भी बढ़ेगा। जो स्वतंत्रता का वास्तविक उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रीडम, यही ना कि सभी लोगों को अपनी मत, अपने विचार, अपने काम, अपनी सोच को वास्तविक तौर पर अप्लाई करने का मौका दिया जाए, तभी तो फ्रीडम होगी। अब लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास काम करने का अवसर नहीं है, तो ये फ्रीडम किस काम का है ना, समझ रहे ना बात आप। तो जयप्रकाश नारायण ने ये बात सर्वोदय से उठाया कि ये सर्वोदय की जो बात है इसे तो हमें अपनाना ही चाहिए, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता यही छुपी है, इक्वालिटी यहां छुपी है और फ्रैटर्निटी, हिंदू मुस्लिम दंगे और जो समाज में भेदभाव है धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, अगर सर्वोदय की विचारधारा सबके दिमाग में आ जाए, राजनीतिज्ञों के दिमाग में आ जाए, प्रशासकों के दिमाग में आ जाए, तो क्या होगा, ये फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी हम हासिल कर पाएंगे और कोई क्रांति भी नहीं करनी पड़ेगी। सरल तरीके से फ्रांस की तरह क्रांति नहीं करनी पड़ेगी, एकदम लोगों में बदलाव ला करके, वैचारिक बदलाव ला करके हम ये काम कर सकते हैं। और गांधी जी ने उस विचारधारा की नींव रखी जो शांतिपूर्ण तरीके से, सत्य और अहिंसा के माध्यम से इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकते थे। तो फिलॉसफी, लेकिन देखिए इसमें एक बात है जो आधुनिक राजनीति से मेल नहीं खाती। यह सर्वोदय की जो विचारधारा है उसके बारे में गांधी जी कहते थे, फिलॉसफी अपोजेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द पार्टी सिस्टम। क्योंकि मैंने आपको बताया भी है, गांधी जी ने एक समय में जाके जब 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई, उससे कुछ दिन पहले ही, शायद 5 या 6 दिन पहले, उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में अब काम नहीं करना चाहिए। ये गांधी जी की वो विचारधारा थी जिससे साबित होता है कि वो पार्टी और पॉलिटिक्स के जो बहुत सारे जो झगड़े थे, लड़ाइयां थी, जिससे समाज में घृणा पैदा होता था, उसको पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन अब आपका काम यहां खत्म हो जाता है। आप एक सामाजिक आंदोलन के रूप में काम कीजिए, आप एक सामाजिक बदलाव लाने के रूप में काम कीजिए, लेकिन पार्टी के रूप में चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सत्ता में आना, ये काम छोड़ दीजिए। ये गांधी जी के विचार हैं और उन्होंने इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, 50 पार्टियां बनेगी, अलग अलग राजनीतिक दल बनेंगे, राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए आपस में संघर्ष करेंगे, जो उनकी सोच का सत्ता हासिल करने के लिए जो स्तर है, जो लोगों का जो बातचीत का स्तर है, काम करने का स्तर है, वो गिरता जाएगा। और आज हमें दिखाई पड़ता है जो राजनीतिक स्तर है, आप देखिए किस हद तक पहुंच गया है, कैसे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और गांधी जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने उस समय ही इस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विरोध किया था। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वोदय के केंद्र में क्या बातें हैं, सर्वोदय के केंद्र में है एक आर्थिक सोच, एक राजनीतिक सोच और एक सामाजिक सोच। सामाजिक सोच ये है, सोशल थॉट ये है कि लोगों को आगे बढ़कर, जो लोग पिछड़े और कमजोर हैं
जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। राजनीतिक सोच ये है कि विकेंद्रीकरण, यानी कि जो सबसे नीचे है उसे भी काम करने का मौका देना चाहिए। और आर्थिक सोच ये है, इकोनॉमिक थॉट ये है कि कुटीर उद्योग जैसे, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे जो मैटर है उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो इन्होंने बात यहां पर जो कही थी, प्रोडक्शन बाय मासेज नॉट मास प्रोडक्शन, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अब इस तरह से आपने गांधी जी के सर्वोदय के विचारधारा को यहां देख लिया कि उसका आधार क्या था, लक्ष्य क्या था, सोच क्या थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसने समाज को काफी प्रभावित किया, संविधान को प्रभावित किया। गांधी जी की जो सोच थी उसने काफी प्रभाव डाला हमारे ऊपर, संविधान, प्रशासन, राजनीति, हर जगह प्रभाव आया इसका। ऐसा नहीं कि सर्वोदय की विचारधारा हमें प्रभावित नहीं करता है, करता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी जो आधुनिक विचारक हैं, मॉडर्न थिंकर्स हैं, जो बहुत व्यवहारिक सोचते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो विचारधारा है ये एक यूटोपिया है, केवल एक आदर्श विचारधारा है, व्यवहारिक तौर पर इसे जमीन पर उतारा नहीं जा सकता। दिस कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन द ग्राउंड। ये केवल आदर्श है। अब आदर्श है, कॉपी में लिखा रहेगा, किताब में लिखा रहेगा, सोच बनी रहेगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नहीं ला पाएंगे। तो इस तरह से इनकी आलोचना की जाती है और ये कहते हैं कि भाई ट्रस्टीशिप की विचारधारा या डिसेंट्रलाइजेशन की विचारधारा ये भी अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कहते हैं कि ये भी व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो लोग अपने अधिकार या अपने संसाधन जो उन्होंने अपनी मेहनत से जमा किए हैं वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपका ये ट्रस्टीशिप क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है कि भाई पावर को डिसेंट्रलाइज करो, तो वहां पर भी दिक्कत ये है कि जिन लोगों को आप पावर देने जा रहे हैं वो शिक्षित तो होने चाहिए, उनके पास इतनी क्षमता तो है कि अगर आप पावर देंगे तो उसे एक्सेप्ट करके उस पर काम कर सके। तो ऐसी कुछ समस्याएं थी जिसके कारण जो क्रिटिसाइजर्स थे उन्होंने कहा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रस्टीशिप को भी व्यवहार में अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर देखिए यहां पर जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, मार्क्सिस्ट विचारधारा किस पर आधारित है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर, यानी वर्ग संघर्ष पर, उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष पर आधारित है। और गांधी जी क्या कहते हैं? संघर्ष उचित नहीं है। मार्क्सिस्ट कहते हैं संघर्ष के बिना, स्ट्रगल के बिना समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि सर्वोदय की विचारधारा में संघर्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, तो वर्ग संघर्ष किस काम का? लेकिन मार्क्सिस्ट भी इसे अव्यवहारिक मानते हैं कि ऐसा वास्तविक तौर पर होगा नहीं, तो यहां पर भी प्रॉब्लम है। और क्या कहते हैं? देखिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन होता है, बड़ी इंडस्ट्री रहती है, जो टेक्नोलॉजी रहती है, उससे क्या होता है? लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, लोगों के सोचने का जो दायरा है वो बढ़ता है। तो यहां पर वो लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का समर्थन करते हैं, उनका ये कहना है कि भाई आप लोगों के जीवन के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं? सर्वोदय के माध्यम से तो वापस फिर से पुरानी स्थिति में चले जाएंगे। ना तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, ना ही उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो ऐसी भी कुछ आलोचना गांधी जी के इस सर्वोदय के बारे में की जाती है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम आखिर क्या महसूस करते हैं? देखिए, वास्तविक तौर पर सच्चाई तो ये है कि सर्वोदय की विचारधारा गांधी जी की वो विचारधारा है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक आवश्यकता थी। क्योंकि उस समय समाज में
अत्यधिक भेदभाव था, अत्यधिक गरीबी थी, बेरोजगारी थी, राजनीतिक स्तर पर जो है हमें जो है लोगों में बहुत ज्यादा राजनीतिक स्तर पर भी लोगों को अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो सर्वोदय की अवधारणा उस समय एक नीड थी और गांधी जी इस नीड को पहचान कर उस समय समाज में इसे स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उस समय हम एक गुलाम देश के नागरिक थे और नागरिकों की स्थिति बेहद खराब थी। तो सर्वोदय के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्होंने जनता में यह एहसास कराया कि आप लोग आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी कीजिए, सत्य और अहिंसा के आधार पर भागीदारी कीजिए। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आत्मत्याग, सर्वजन हिताय, ये जो विचारधारा था वो लोगों के अंदर उन्होंने डालने की कोशिश की, जिससे कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो और एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो कि वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अगर लड़ रहे हैं तो आज न कल स्वतंत्र होंगे जरूर। और इसमें सर्वोदय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम स्वतंत्र हो गए तो सर्वोदय का क्या, कहां पर हमें असर दिखाई पड़ता है? तो देखिए, बहुत सारी जगहों पर मैं आपको बता सकता हूं कि सर्वोदय का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 to 28 क्या है? ये सर्वधर्म समभाव के लिए तो किया गया है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में जाइए, क्या मिलता है आपको? आर्टिकल 36 to 51 में क्या मिलेगा आपको? वहां पर राज्य को कैसे काम करना चाहिए और लोगों के हितों में कैसे काम करना चाहिए, ये क्या सर्वोदय से प्रभावित नहीं है? बिल्कुल है, सर्वोदय से प्रभावित तो है, जिसमें कि कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कही गई है। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए सरकार को कहा गया है कि उनकी मदद के लिए योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम आप बनाइए, अलग से उनकी मदद कीजिए। जो हमारी समाजवादी जो सोच है, जो समाजवादी जो शब्द, सोशलिज्म जो शब्द जोड़ा गया है, जो प्रियम्बल में जो इंक्लूडेड है, वो क्या स्थापित करता है? सर्वोदय की विचारधारा से प्रभावित है। जो हमने पंचायती राज व्यवस्था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नगरीय स्थानीय निकायों को जो अधिकार देने की बात हमने की 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या है ये भी तो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण ही तो है। और गांधी जी सर्वोदय के लिए विकेंद्रीकरण को जरूरी मानते हैं। तो ये कहते हैं कि सर्वोदय इन सब तरीकों से हासिल किया जा सकता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जब सर्वोदय हासिल होगा तो सबका कल्याण होगा, सबका उदय होगा, सबका विकास होगा, सबका उत्कर्ष होगा, समाज के प्रति, देश के प्रति लोगों में सद्भावना बनेगी। और जब देश के प्रति सद्भावना बनेगी, राष्ट्र के प्रति सद्भावना बनेगी, तो राष्ट्रीय आंदोलन तो आगे बढ़ेगा ना, और जीत हासिल होगी। तो सर्वोदय राष्ट्रीय आंदोलन का एक आधार भी था। सर्वोदय वॉज द बेसिस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। पहली चीज ये कि अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि ये सर्वोदय का कॉन्सेप्ट गांधी जी के पास कहां से आया। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि इसका दर्शन क्या है। तो ये मैंने जो आपको 7 पॉइंट बताए हैं, है ना, 8 पॉइंट है ये 8 पॉइंट बताए हैं। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आत्मत्याग, सर्वजन हिताय, कर्तव्यों को अधिक महत्व, साधन शुद्धि, वर्ग संघर्ष, इनको ध्यान रखिए। और अगर लक्ष्य, सर्वोदय का लक्ष्य क्या है, इसे ध्यान रखिए। इसके अलावा इसका आधार समझ लीजिए कि भाई ये जो सर्वोदय होगा किन आधारों पे होगा, तो सबके हित में अपना हित, सभी का काम बराबर महत्वपूर्ण, और शारीरिक श्रम करने वाले का जीवन सच्चा और सर्वोत्कृष्ट। फिर आप थोड़ी सी और आगे बढ़ते तो आप ये बताइए, ये देखिए कि किन किन व्यक्तियों ने, जैसे विनोबा जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने, उन्होंने किस तरीके से सर्वोदय की विचारधारा को लिया। फिर ये जो वर्तमान में जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या पार्टी सिस्टम है, उसके बारे में सर्वोदय की सोच क्या है। फिर इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई ये ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन भाई मैंने पहले ही बताया कि कोई इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण सोच है, तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। और गांधी जी जब इस सोच को विकसित कर रहे हैं, जो खुद उसे अप्लाई करते थे, तो उसमें कुछ सच्चाई होगी। लेकिन
जब व्यवहारिक तौर पर देखेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह करना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आदर्श लोक है, एक यूटोपिया है। इसके अलावा जो मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो वर्ग संघर्ष को सही मानते हैं क्योंकि बदलाव लाने के लिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, उनके लिए भी ये एक केवल आदर्श ही है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सही मानने वाले लोग हैं, उनके लिए भी इसका कोई महत्व नहीं रह जाता सर्वोदय की विचारधारा का। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि सर्वोदय की विचारधारा में बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वो जो बातें छुपी हुई है वो राष्ट्रीय आंदोलन को ध्यान में रख करके गांधी जी ने विकसित की। और जब उन्होंने ये विकसित की तो उसकी जो सच्चाई और अच्छाई है उसने हमारे संविधान को भी प्रभावित किया। और आज जब हम प्रशासन में काम करने जाते हैं तो कई जगहों पर जब आप फोर्थ पेपर जैसे कंपैशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सिंपैथी के बारे में पढ़ते हैं, एम्पैथी के बारे में पढ़ते हैं, वहां भी हमको गांधी जी के इस सोच की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्तमान में यह कहना कि यह उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वोदय उस समय भी उपयोगी था जब वो रस्किन ने लिखी थी अनटू दिस लास्ट, मजदूरों श्रमिकों की गंभीर हालत को देखते हुए कि भाई ये कैसा जीवन है, कैसा समाज है जहां पर कुछ लोगों का जीवन स्तर इतना खराब है और लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे। तो 1860 में भी वो सर्वोदय की विचारधारा सही थी। जब गांधी जी ने 1904 में उसे अपनाया और उसको बोला कि भाई इसे हम अपने तौर पर इसे हम अपनाएंगे और इस पर जो है काम करेंगे, तब भी ये सही था। और आज भी मुझे ये लगता है कि ये जो अवधारणा है सर्वोदय, इसकी आज भी उतनी जरूरत है जितनी 1860 में थी, क्योंकि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में और विश्व स्तर पर भी चले जाइए तो अफ्रीका के कई देश हैं जहां पर लोगों का जीवन बहुत ही बदतर है। और आपको महसूस होगा कि इन लोगों के जीवन स्तर में जरूर बदलाव होना चाहिए। आपको महसूस होगा कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव का आधार बनेगा सर्वोदय। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सर्वोदय तब भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए बेहद धन्यवाद आपको बहुत सारा। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, इसके लिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और इस तरीके से हम और भी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।